Good morning, dear students. Welcome in today's session of Business Studies class. In this session, we are going to discuss the very important topic, that is one-person company. In previous session, we have already discussed the first two categories of companies, that is private and public companies. In this session, we are going to discuss the OPC. Let's start the session with the concept of OPC. OPC refers to a company which has only one person as a member and which works on the principle of an ordinary company. OPC एक ऐसी कंपनी है जिसमें एक सिंगल पर्सन ही क्या होगा, मेंबर होगा, यानी कि मिनिमम भी सिंगल पर्सन और मैक्सिमम भी सिंगल पर्सन, ठीक है। और वो सिंगल पर्सन एक कंपनी जो है वो बनाएगा और वो कंपनी कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होगी, यानी कि वो एक ऑर्डिनरी कंपनी की फॉर्म में ही वो कंपनी जो है वो वर्क करेगी। There is no provision of one person company in the Indian Companies Act 1956, but because of several reasons the Companies Bill 2012 was passed in the Lok Sabha for the establishment of one person company. बच्चे, जब कंपनीज एक्ट 1956 बनाया गया, यानी कि स्टार्टिंग में हमारे पास वन पर्सन कंपनी बनाने का कोई प्रोविजन नहीं था, ठीक है। अभी रिसेंटली 7 और 8 ईयर्स बैक अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ कि वन पर्सन कंपनी की रिक्वायरमेंट फील की जाने लगी और लोकसभा में एक बिल जो है वो पास किया गया 2012 में, और फाइनली 2013 में कंपनीज एक्ट 2013 जब एग्जिस्टेंस में आया तब वन पर्सन कंपनी जो है वो भी एग्जिस्टेंस में आई, यानी कि कंपनी जो है वो वन पर्सन कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हो रही है कौन से एक्ट के अंडर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर जो है वो रजिस्टर्ड हो रही है। क्यों? क्योंकि वो उसी एक्ट में ही एग्जिस्टेंस में आई है, उससे पहले वन पर्सन कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। अब क्या रीजन रहे होंगे कि जिनकी वजह से लोकसभा में एक नया बिल जो है वो पास करना पड़ा कि वन पर्सन कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट की जाए। क्यों गवर्नमेंट को फील हुआ कि वन पर्सन कंपनी भी होनी चाहिए? तो डिस्कस करते हैं कि क्या रीजन रहे इसके, कॉजेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी। क्यों हमें ओपीसी बनानी पड़ी, हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन क्यों लिया? फर्स्ट इज मेकिंग द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड। देखो, आप सभी को पता है कि वन पर्सन जो बिजनेस चला रहा था, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटर था वो कौन था, वो वन पर्सन ही था। वन पर्सन जो बिजनेस चला रहा था हम उसे सोल प्रोप्राइटर कह रहे थे, सोल ट्रेडर कह रहे थे। अब जो सोल ट्रेडर का जो बिजनेस था वो किस सेक्टर में लाई कर रहा था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। क्यों लाई कर रहा था? क्योंकि सोल ट्रेडर का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, सोल ट्रेडर के ऊपर पब्लिक फेथ नहीं करती क्योंकि वो रजिस्टर्ड फर्म नहीं है, सोल ट्रेडर को इजीली बैंक, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जनरल पब्लिक लोन नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाई नहीं करता। सोल ट्रेडर को जो सप्लायर्स हैं वो क्रेडिट बेस पर गुड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि सोल ट्रेडर की फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो जब सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाई नहीं कर रहा, जनरल पब्लिक, बैंक, गवर्नमेंट उस पर फेथ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो सोल ट्रेडर को कहीं ना कहीं ये फील होता था कि भी मैं एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे लिए भी क्या होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना हम सोल ट्रेडर को, एक अकेला पर्सन जो अकेला ही बिजनेस चलाना चाहता है। देखो, अगर आप किसी के साथ मिलकर बिजनेस चला रहे हो, 2, 5, 7 पर्सन हो, तो आप पार्टनरशिप में आ रहे हो, ठीक है। अगर आप मोर देन 2 पर्सन हो जाते हो और अगर आप अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज सेक्टर की फॉर्म देना चाहते हो, रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो, तो आप प्राइवेट कंपनी बना सकते हो। क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कितने मेंबर्स चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए, ठीक है। 7 हो जाते हो तो एक पब्लिक कंपनी भी बना सकते हो, ठीक है। मतलब कि अगर एक अकेला पर्सन बिजनेस चलाना चाहता है लेकिन वो चाहता है कि मेरे पास एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म हो जिस प्लेटफॉर्म पर मैं इजीली सभी बेनिफिट्स अवेल कर सकूं, पब्लिक, गवर्नमेंट सभी मेरे पर ट्रस्ट कर सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, किसकी फॉर्म में, ओपीसी की फॉर्म में। गवर्नमेंट ने ओपीसी की फॉर्म में एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म किसे प्रोवाइड किया, सोल ट्रेडर को प्रोवाइड किया।
सेकेंड रीजन इसका क्या रहा बेटा, द स्टॉपिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी बाय रॉन्ग मीन्स। अब आपने देखा कि सोल ट्रेडर के सामने क्या प्रॉब्लम आ रही है, सोल ट्रेडर कहता है कि मेरा सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठीक है, जनरल पब्लिक बैंक्स में मुझ पर फेथ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और कंपनीज को बहुत सारी प्रिविलेजेस मिल रही हैं, ठीक है, लाइक लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की सबसे बड़ी प्रिविलेजेस क्या है, एग्जम्पशन क्या है कंपनीज के अंदर, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी, जो कि सोल ट्रेडर के पास क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ठीक है। तो अब लोग ये चाहते थे कि अगर हम अकेले बिजनेस चलाते हैं तो हम सोल ट्रेडर हैं, और अगर हम मिनिमम 2 पर्सन्स हो जाते हैं और मिनिमम 2 पर्सन्स में हम अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो हम हमारी क्या बन जाती है, प्राइवेट कंपनी बन जाती है, और उस प्राइवेट कंपनी की जो लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, लिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं रहेगी। प्राइवेट कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होते ही हमारे को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। तो लोग रॉन्ग मीन से प्राइवेट कंपनी एस्टैब्लिश कर लेते थे, यानी कि एक अकेला पर्सन ही बिजनेस चला रहा है रियल में, अकेला ही उस बिजनेस का ओनर है रियल में, बट क्या करते हैं, इन द पेपर्स एक प्राइवेट कंपनी एस्टैब्लिश कर लेते हैं। मान लीजिए कि एक हस्बैंड है, उन्हें जो है अपनी एक सोल ट्रेडर हैं वो, लेकिन अब उनके माइंड में ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक प्राइवेट कंपनी बना लूं, ठीक है, जिससे मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, जबकि सोल ट्रेडर की फॉर्म में उनकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। अब उन्होंने क्या किया कि अपनी एक प्राइवेट कंपनी बना ली। प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए उन्होंने अपनी वाइफ को, अपने सन को, अपनी मदर को, किसी को भी ऐसे ही मतलब अपने साथ अटैच कर लिया। हालांकि उनका इस फर्म में कोई रोल नहीं है, उन्होंने कोई कैपिटल नहीं लगाई, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज में उनका पार्टिसिपेशन नहीं है, सिर्फ क्या कर रखा है उन्होंने, इसको पेपर्स के अंदर उन्होंने शो कर रखा है कि भाई हम 2 पर्सन्स हैं, और 2 पर्सन्स होते ही वो प्राइवेट कंपनी के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। वो एलिजिबल हो गए और उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी की फॉर्म में अपने आप को क्या करा लिया, रजिस्टर्ड करा लिया। अब प्राइवेट कंपनी बन गई, प्राइवेट कंपनी बनते ही सबसे बड़ा बेनिफिट उनको क्या मिला, लिमिटेड लायबिलिटी का मिल गया। अब प्राइवेट कंपनी बनते ही उन्हें लिमिटेड लायबिलिटी के अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। अब रियल में वो ओनर कौन है, अकेले ही ओनर है, उन्होंने ऐसे ही अपने साथ किसी एक पर्सन को अटैच कर लिया, सिर्फ वो पेपर्स के अंदर वो पर्सन अटैच है, रियल में वो बिजनेस में कहीं भी अटैच नहीं है। इस तरह से लोग क्या करते थे, प्राइवेट कंपनी बनाते थे रॉन्ग मीन से, गलत तरीकों से, ठीक है, प्राइवेट कंपनी बनाते थे सिर्फ और सिर्फ किस लिए बनाते थे कि उनको प्राइवेट कंपनी के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या कर सकें, अवेल कर सकें। तो गवर्नमेंट ने इस काम को रोका कि लोग गलत तरीके से कंपनी ना बनाएं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, ठीक है जी, एक सिंगल पर्सन भी क्या बना सकता है, कंपनी बना सकता है, उसके लिए कुछ उन्होंने प्रोसीजर रख दिया। वो प्रोसीजर अभी हम आपको डिस्कस करेंगे कि प्रोसीजर रख दिया, आप अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कराइए और आप अकेले भी क्या बना सकते हो, एक पर्सन भी अकेला कंपनी बना सकता है, उसे कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज जो है वो फुलफिल करनी होंगी। एक सिंगल पर्सन अब कंपनी बना सकता है। यहाँ पर 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए कि क्यों सिंगल पर्सन के लिए गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ा कि एक सिंगल पर्सन भी कंपनी बनाए। फर्स्ट स्टेप ये था कि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि सेक्टर क्या हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड के प्लेस पर ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, पब्लिक उस पर क्या करने लगेगी, फेथ करने लगेगी, पब्लिक एज वेल एज गवर्नमेंट। सेकंड, गवर्नमेंट ने जो लोग प्राइवेट कंपनी बनाते थे रॉन्ग मीन्स को यूज करते हुए, रियल में वो 2 मेंबर्स नहीं होते थे मिनिमम, ठीक है, सिर्फ पेपर वर्क के अंदर वो 2 मेंबर्स शो हो रहे होते थे, और रॉन्ग मीन्स यूज करते थे लोग अपने आप को प्राइवेट कंपनी के बेनिफिट्स उठाने के लिए, ठीक है। तो कंपनी ने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि आप एक सिंगल पर्सन कंपनी बनाइए और कंपनी एक्ट की जो प्राइवेट कंपनी की जो प्रिविलेजेस मिल रही हैं आपको, एग्जम्पशंस मिल रही हैं, उनका बेनिफिट आप भी इंजॉय कीजिए। तो इन 2 रीजंस की वजह से हमारे सोसाइटी में कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर जो अमेंडमेंट हुई, ठीक है, उसमें किसको प्लेस मिल गया, 1 पर्सन कंपनी को प्लेस मिल गया। नाउ कम टू द वेरियस फीचर्स ऑफ 1 पर्सन कंपनी। अब जो 1 पर्सन कंपनी बन रही है, ठीक है, उसके क्या क्या फीचर्स होंगे, यानी कि एक जो सोल ट्रेडर होता था पहले, अब वही बिजनेस चला रहा है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की फॉर्म में बिजनेस चला रहा है, तो उसे क्या क्या
फीचर्स अपने बिजनेस में रखने होंगे। ओनली 1 पर्सन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर मिनिमम भी 1 पर्सन है और मैक्सिमम भी 1 पर्सन है। एक ही पर्सन है जो अपनी बिजनेस को क्या करवाएगा, रजिस्टर्ड करवाएगा अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, और वो क्या बना लेगा, एक 1 पर्सन कंपनी बना लेगा। स्टेटस इक्वल टू द प्राइवेट कंपनी, यानी कि प्राइवेट कंपनी को जो एग्जम्पशंस, जो प्रिविलेजेस मिल रही थी वही सारी की सारी किसे मिलेंगी, अब 1 पर्सन कंपनी को भी मिलेंगी। अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी, ये बहुत अच्छा यहाँ पर एक जो क्लॉज आया, वो क्लॉज क्या था कि देखो सोल ट्रेडर का बिजनेस क्या था, अनस्टेबल एग्जिस्टेंस का था। सोल ट्रेडर की डेथ हो जाती है, ठीक है, वो अनेबल हो जाता है बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करने में, तो उसका बिजनेस क्या हो जाता था, वाइंड अप हो जाता था। लेकिन जब आप ओपीसी को रजिस्टर्ड करा रहे हो तो आपको ओपीसी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA जिसे हम बोलते हैं। इस डॉक्यूमेंट के बिना किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में हम कंपनी एस्टैब्लिश करने के ऑब्जेक्टिव्स को राइट करते हैं कि हमने कंपनी को क्यों एस्टैब्लिश किया है, ठीक है, और इसी डॉक्यूमेंट में ही हम राइट करते हैं किसका नेम, नॉमिनी का नेम। नॉमिनी वर्ड आप शायद जानते भी होंगे, ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ। आपने अगर कभी बैंक में अकाउंट ओपन करवाया है, ठीक है, तो बैंक में जो हम अकाउंट ओपन करवाते टाइम एक फॉर्म फिल करते हैं, उस फॉर्म में हमें राइट करना होता है कि हमारा नॉमिनी कौन होगा। नॉमिनी के मतलब ये होता है कि अगर हमारी डेथ हो जाती है तो हमारे बाद बैंक में हमारे इस अकाउंट को ऑपरेट कौन करेगा, ठीक है। तो सेम वही मीनिंग हम यहाँ लेंगे कि अब यहाँ पर भी अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी हो रही है, कहाँ हो रही है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हो रही है। MO एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट कब प्रिपेयर किया जाता है, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जब हम MOA प्रिपेयर करेंगे तो उस MOA में हम क्या राइट करेंगे कि हमारा नॉमिनी क्या कौन होगा। कल को हमारी डेथ हो जाती है, हम अनेबल नहीं रहते बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करने में, तो हमारे प्लेस पर इस कंपनी को कौन चलाएगा, ठीक है, उस नॉमिनी पर्सन का आपने नाम राइट करना है। अब देखो जैसा कि आपको पता है कि कंपनी वर्ड जुड़ चुका है, यहाँ सोल ट्रेडर के प्लेस पर क्या जुड़ चुका है, कंपनी वर्ड जुड़ चुका है। कंपनी जो है उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी का एक प्रीपेंचुअल सक्सेशन होता है, ठीक है, कंपनी का बर्थ लॉ से होता है, ठीक है। तो अगर ये सब कुछ हो रहा है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, लेकिन आपने ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो 1 पर्सन कंपनी है ना, उसमें 1 पर्सन जो कंपनी बनाएगा, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट कीजिए सभी इसको। 1 पर्सन जो कंपनी बनाएगा वो इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए उसके पास, और वो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन जरूर होती है, ठीक है, लेकिन जो 1 पर्सन कंपनी बनाने वाला, जो ओनली 1 पर्सन इज रिक्वायर्ड, हमने यहाँ डिस्कस किया है, ठीक है, वो पर्सन क्या होना चाहिए, उसके पास इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, ठीक है, और सेकंड उसके पास क्या होना चाहिए कि वो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। अब जो हमने नॉमिनी अपॉइंट किया है वो भी एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए। उस नॉमिनी का नेम हम कहाँ राइट कर रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में राइट कर रहे हैं। और जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, ठीक है, तो उस टाइम पर उस नॉमिनी का रिटन कंसेंट भी आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट कराना होगा, ठीक है, कि ये नहीं कि आपने ऐसे ही किसी पर्सन का नाम एज ए नॉमिनी राइट कर दिया, नो, उसका रिटन कंसेंट भी होना चाहिए कि हाँ मैं इस बिजनेस में नॉमिनी बनने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट इज ज्वाइंट होल्डर। अब यहाँ ये एक बहुत अच्छा क्लोज ओपीसी के लिए ऐड किया गया कि कई बार क्या होता है कि एक से ज़्यादा पर्सन यानी कि 2 पर्सन भी जो हैं वो बिजनेस में ओनर बनना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उनको आप ओनर बना सकते हो, आप अपने साथ एक पर्सन और ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि आपका बिजनेस लार्ज स्केल पर हो रहा है, आप अकेले नहीं संभाल पा रहे हो, आपको और कैपिटल भी इन्वेस्ट करनी है बिजनेस में, तो आप एक और पर्सन को अपने साथ बिजनेस में ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर बिजनेस में जो मेंबर्स की एंटिटी रहेगी ना वो सिंगल ही रहेगी, वो ज्वाइंट होल्डर बन जाएंगे। यानी कि जैसे हम बैंक में ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं ना, एक मदर ने अपने सन या डॉटर के साथ अकाउंट ओपन करवाया, ठीक है, दोनों का नेम चलता है वहाँ पर, ठीक है, वो ज्वाइंट अकाउंट होता है। हस्बैंड ने वाइफ के साथ ओपन करवाया, ठीक है, तो इस तरह से ज्वाइंट अकाउंट जैसे बैंक में खुलते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ कंपनी में ज्वाइंट होल्डर हो सकते हैं, बट उनकी एंटिटी जो है वो 1 पर्सन ही गिनी जाएगी, ठीक है, 2 मेंबर नहीं काउंट होंगे, 1 मेंबर ही काउंट होगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया है कि यहाँ पर मिनिमम पर्सन भी 1 होता है, मैक्सिमम पर्सन भी 1 होता है।
नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी, ये हमने मीनिंग में भी डिस्कस किया कि हमारी जो लायबिलिटी है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। प्राइवेट कंपनी की प्रिविलेजेस जो एग्जाम्पशंस हमें कंपनीज एक्ट के अंडर मिली हुई हैं हम उसका एंजॉय करते हैं यहाँ पर। अब सोल ट्रेडर की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन थी दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि सोल ट्रेडर जो है अपनी डोमेस्टिक प्रॉपर्टी को भी यूज करता था किसकी पेमेंट करने के लिए, आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए एट द टाइम ऑफ लॉसेज ऑफ द कंपनी, एट द टाइम ऑफ वाइंड अप ऑफ द कंपनी। लेकिन अब यहाँ पर वो क्या एंजॉय कर रहा है, वही सोल ट्रेडर है, क्या एंजॉय कर रहा है, लिमिटेड लायबिलिटी का एंजॉय कर रहा है। उसकी लायबिलिटी कहाँ तक रहेगी, अप टू द कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है, जितनी कैपिटल उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसकी वहीं तक लायबिलिटी है, उसके बाद उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। स्पेशल वर्ड्स विद द नेम, यानी कि उसे अपने नेम के साथ क्या लगाना है, ओपीसी लगाना है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर 1 ही होता है यहाँ पर, यानी कि जो ओनर होता है वही उसका डायरेक्टर होता है। हाँ, लेकिन अगर आपने बिजनेस को बहुत लार्ज स्केल पर इंक्रीज कर लिया है, आपको ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ रहे हैं, तो यू कैन डू, ठीक है, आप अपॉइंट कर सकते हो। और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या रहेंगे, 15 रहेंगे। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, देखो जब कंपनीज होती हैं तो कंपनीज को एजीएम भी करना होता है, एनुअल जनरल मीटिंग भी करनी होती है, ठीक है, लेकिन जो ओपीसी है उसे एनुअल जनरल मीटिंग करना कोई कंपल्सरी नहीं है। लेकिन जो ओपीसी के ओनर्स हैं, चाहे वो ज्वाइंट होल्डर्स हैं चाहे वो सिंगल ओनर है, ठीक है, उसके लिए एजीएम करना कंपल्सरी नहीं है। लेकिन वो जो भी डिसीजन ले रहा है बिजनेस से रिलेटेड, तो उसे वो डिसीजन एक बुक में राइट करना होता है। उस बुक का नाम होता है मिनट्स बुक, और उस बुक में वो जितने भी डिसीजन उसने बिजनेस से रिलेटेड लिए हैं उन सब डिसीजंस को राइट करता है और सिग्नेचर विद डेट करता है कि किस डेट को इस कंपनी को चलाने के लिए क्या डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट इज प्रीपेंचुअल सक्सेशन, जो हम ऑलरेडी कंपनी के फीचर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर नॉमिनी हो गया है, तो अब ये बिजनेस की जो एग्जिस्टेंस है वो अनस्टेबल नहीं रही है, वो स्टेबल हो गई है। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स कि बिजनेस का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक अपनी एंटिटी है, वो अपने नेम पर कोई भी एसेट परचेज कर सकता है, कोई भी एसेट सेल कर सकता है, यानी कि कुछ भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो किसके नेम से होगी, कंपनी के नेम से होगी, ओनर के नेम से नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ओनर की लायबिलिटी तो क्या है यहाँ पर, लिमिटेड हो चुकी है। दैट्स ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ द ओपीसी। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, वैसे बेटा हमने सब कुछ कंसेप्ट और फीचर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, बस हम थोड़ा सा उसको यहाँ पर अटैच करेंगे। फॉर्मेशन में क्या है, गिविंग सेपरेट नेम, यानी कि हमने क्या लगाना है, एक सेपरेट नेम देना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। अपॉइंटमेंट ऑफ ए नॉमिनी, बता दिया मैंने आपको कि हमने मेमोरेंडम के अंदर उस नॉमिनी का नेम लिखना है, ठीक है, और उस नॉमिनी का रिटन कंसेंट भी हमने रजिस्ट्रार ऑफिस में डिपॉजिट करवाना है। बियरिंग ओपीसी विद द नेम, जो भी फर्स्ट हमने नेम, फर्स्ट स्टेज पर जो भी हमने नेम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दिया है उस नेम के साथ हमें ब्रैकेट में 1 पर्सन कंपनी जरूर राइट करना है। नेक्स्ट इज डिपॉजिटिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, हम यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफिस में डिपॉजिट कराते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, जिसमें हम क्या लिखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमने क्यों एस्टैब्लिश किया, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और सेकंड उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज आती है, नेम ऑफ नॉमिनी। सेकंड हम राइट करते हैं, रिटर्न सेंड करते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में रिटन कंसेंट ऑफ द नॉमिनी, कि हमने ऐसे ही किसी का नाम अटैच नहीं कर दिया, उस पर्सन का हमने रिटन कंसेंट ले लिया है कि हाँ जी कि हम इस बिजनेस में नॉमिनी बनने के लिए रेडी हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम बिजनेस को चलाने के रूल रेगुलेशंस लिखते हैं, ठीक है, कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हमने क्या राइट किए हैं कि हम किन रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब देखो, अगर हम रजिस्ट्रार को अपना एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हैं जिसमें हमारे नेम के साथ ओपीसी वर्ड अटैच है, हमने अपने नॉमिनी का रिटन कंसेंट भी दे दिया है, हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी दे दिया है, ठीक है, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ प्रॉपरली अटैच कर दिए हैं। तो रजिस्ट्रार अगर हमारे उन सभी डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड होता है, ठीक है, वो चेक कर लेता है कि ऑल थिंग्स इज राइट, ठीक है, कि सब कुछ ठीक है, तो वो एक सर्टिफिकेट इश्यू करता है दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
अब जैसे ही किसी ओपीसी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है तो ओपीसी अपना काम शुरू कर सकती है. दैट्स ऑल अबाउट द फॉर्मेशन प्रोसीजर ऑफ द वन पर्सन कंपनी. नाउ कम टू द मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ वन पर्सन कंपनी. ठीक है, फर्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी, हमने डिस्कस किया फीचर्स में भी. लायबिलिटी अप टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल इन्वेस्टेड. नेक्स्ट इज गुड अल्टरनेटिव ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में जो एडवांटेजेस हम नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, जैसे हमारे पास नॉमिनी की फैसिलिटी नहीं थी, ऑर्गेनाइज सेक्टर की फैसिलिटी नहीं थी, लिमिटेड लायबिलिटी की फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है, तो हमारे को वो सारे जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ मिल रहे हैं. सोल शेयर होल्डर, जैसा सोल ट्रेडर बेनिफिट उठाता था, यानी कि सारा का सारा प्रॉफिट किसकी पॉकेट में जाता था, सोल ट्रेडर की पॉकेट में ही जाता था, लेकिन सारी की सारी लाइबिलिटीज भी उस अकेले को ही बियर करनी पड़ती थी. अपनी डोमेस्टिक प्रॉपर्टी तक सेल करनी पड़ सकती थी अगर उसे लॉस हो जाते थे बिजनेस में तो. लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ सोल शेयर होल्डर है, किसके लिए, प्रॉफिट्स के लिए. और अगर लॉस हो जाते हैं तो उसकी लाइबिलिटी कहाँ तक रहती है, अप टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल इन्वेस्टेड. नेक्स्ट इज सोल डायरेक्टर, वो अकेला ही डायरेक्टर है. हाँ, अगर बिजनेस का स्केल लार्ज हो जाता है तो उससे और डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ते हैं तो वो कर सकता है. नेक्स्ट इज मोर लॉजिकल. अब यहाँ बिजनेस का जो बैकग्राउंड है वो क्या बन गया है, लॉजिकल बन गया है. क्यों, क्योंकि जो सोल ट्रेडर के ड्रॉबैक्स थे वो भी क्या हो गए हैं, यहाँ पर रिमूव हो गए हैं. और जो लोग रॉन्ग मीन से प्राइवेट कंपनी एस्टेब्लिश करते थे वो भी अब खत्म हो गया है. ठीक है, और सारे के सारे जो बेनिफिट्स प्राइवेट कंपनीज को मिल रहे थे वो भी अब हमें मिलने लगे हैं. तो ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या बन गई है, एक लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है. एंट्री इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर. ठीक है, जैसा कि हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं कर पा रहे थे जब हम सोल ट्रेडर थे. ठीक है, जैसे ही एक सोल ट्रेडर ने अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कराया, यानी कि कंपनी में कन्वर्ट किया. ठीक है, कुछ कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए उसे फर्म को क्या कराना पड़ा, रजिस्टर्ड कराना पड़ा. रजिस्टर्ड कराने के लिए उसे क्या करना पड़ा, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को क्रॉस करना पड़ा. जैसे ही उसने उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को क्रॉस किया तो उसकी कंपनी क्या बन गई, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में मूव कर गई. अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हम कहाँ आ गए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गए, यानी कि जहां पर सब कुछ क्या है, बड़ा ही सिस्टमैटिक है. बट देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ ओपीसी. फर्स्ट इज मोर फॉर्मेलिटीज. देखो, मेमोरेंडम बनाना है, आर्टिकल बनाना है, रिटर्न कंसेंट लेनी है, ठीक है, नॉमिनी की, ये सब डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं. ठीक है, तो ये सबसे बड़ी क्या है, एक सोल ट्रेडर के लिए क्या आ गई है, यहाँ पर लिमिटेशन आ गई है, जो पहले किसी भी लीगल फॉर्मेलिटी से क्रॉस नहीं होता था. ठीक है, क्योंकि सोल ट्रेडर को अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कराना ही नहीं होता था. नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज. अब देखो, यहाँ फंड्स की जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है. ठीक है, कि देखो हमारे पास अगर पब्लिक कंपनी हम बनाते हैं तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं. ठीक है, तो हम पब्लिक कंपनी में बहुत सारे फंड्स इकट्ठे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं वो 2 ही होते हैं, क्योंकि ज्वाइंट होल्डर की फैसिलिटी है, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, तो यहाँ पर फंड्स जो हैं पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में हमारे पास कम हम अरेंज कर पाते हैं. एंड द लास्ट लिमिटेशन इज अनबैलेंस्ड डिसीजन. अब सारे के सारे डिसीजन किसे लेने हैं, ओनली 1 पर्सन को लेने हैं. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है हमारे पास, यहाँ पर 2 पर्सन हो सकते हैं, ज्वाइंट होल्डर की फैसिलिटी है. ठीक है, तो सारे डिसीजन जब एक अकेले पर्सन को लेने होते हैं तो कई बार वो किसी किसी सिचुएशन में प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाता है. ठीक है, तो डिसीजंस क्या रहते हैं, पब्लिक कंपनी की कंपैरिजन में क्या रहते हैं, थोड़े से अनबैलेंस्ड रहते हैं. दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ओपीसी. बच्चे, आज हमने अपना जो कंपनी फॉर्मेशन का जो चैप्टर था वो कंप्लीट किया है. हमने कंपनी का कंसेप्ट किया, उसके फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स किए. देन हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज किया. प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी को बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. और आज हमने अपना लास्ट टॉपिक भी इस चैप्टर का कंप्लीट किया है, दैट इज लिमिटेशंस, एडवांटेजेस, फॉर्मेशन, फीचर्स एंड कंसेप्ट ऑफ ओपीसी. तो बच्चे, आपने ओपीसी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और मोस्टली ये एग्जाम में आ ही रहा है. 4 और 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके फाइनल एग्जाम्स में अभी तक एवरी ईयर जो है वो आ ही रहा है. तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है. अगर आपने सोल ट्रेडर को प्रिपेयर किया है तो बस उसमें कुछ ही पॉइंट्स आपने ऐड करने हैं और आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा. थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे.